मैंने तो कुंडा लगा लगा के बंद करा है अधिकारियों को। लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट है एमबीपीजी कॉलेज का चुनाव जीत। हर कोई रश्मि रश्मि रश्मि। अगर जनप्रतिनिधि बेबाक है ना तो अधिकारी खुद ब खुद डरता है। एक जो वहाँ पे सोच बनी हुई थी लड़कियों को लेकर, वो सोच खत्म करना मेरी प्रमुखता थी। तो लोगों ने ये तक बोला एमबीपीजी कॉलेज लड़की के हाथ में दे देंगे क्या? हम लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ना, तो हमें त्याग तो करना ही होगा। तो आपने एक चीज क्लैरिफाई कर दी कि अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। नहीं बिल्कुल भी इरादा नहीं। पत्नियां बस सीट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए उनको चुनाव लड़ा दिया अभी भी जाता काफी है। हद तक है जी। बहुत लोगों को तो अपनी पावर ही नहीं पता है। वो पद पे आ गए, उनको अपनी पावर नहीं पता होती है। अगर हम लोग कहीं और रह रहे हैं और प्रधान हम कहीं का, ये तो गलत है ना। अगले 5 सालों में अपने गांव के लिए आप क्या क्या काम करने वाले हैं? जैसे अब आप प्रधान बन चुकी हैं, तो क्या क्या दिक्कतें सामने आती है? हमारे लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, हमें खुद आवाज उठानी है। हमारे लोग क्या होता है कि डरते हैं वो आवाज नहीं उठाते। शहर कहीं भी चले जाए, हल्द्वानी आके बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हल्द्वानी सेफ है? भ्रमण भी नहीं करते। जिला शिक्षा अधिकारी जी से भी मैंने बोला कि आपने गांव में कितनी बार भ्रमण किया, एक बार निरीक्षण होना चाहिए। पापा ने बोला जिस गांव को मैं लीड कर रहा हूँ, जहाँ उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे गांव के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं मेरे बच्चे पढ़ाई करेंगे। अगर मेरी जगह मेरे 2 भाई पॉलिटिक्स में आते तो शायद मेरे घर वाले उनको अलाउ नहीं करते, क्योंकि आज की डेट में पहाड़ खाली हो रहे हैं। मेरे गाँव में मेरी सड़क लाना मेरी मेन प्रायोरिटी है। दमदार तरीके से काम करो, दुनिया डरती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। और जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि हम एक एक करके नए नए मेहमान आप सभी के बीच लाते रहेंगे, तो आज की जो हमारी खास मेहमान हैं वो हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज की सबसे पहली छात्र अध्यक्ष, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि हम रश्मि लंगड़िया जी की बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। वो वर्तमान में ओखलकांडा ब्लॉक की सूनी गांव की अभी ग्राम प्रधान भी हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो जैसे कि आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, एक जो टाइटल है आपके नाम के आगे लग गया है कि आप जो एमबीपीजी कॉलेज की सबसे पहली छात्र अध्यक्ष हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, अच्छी फीलिंग है, बेस्ट। तो जैसे जिस समय आपने चुनाव लड़ा था, महिला, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो छात्रा उससे पहले चुनाव नहीं लड़ती थी। एक बार जो चुनाव लड़ा था वो मीमांसा जी ने लड़ा था, उसके बाद आपने लड़ा था। तो उस समय परेशानियां क्या क्या आई थी? क्योंकि एज छात्रा आपने चुनाव लड़ा, छात्र लोग लड़ते हैं, तो किसी ने रोकने की कोशिश की या क्या क्या हुआ था? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि एक मेंटलिटी बनी हुई थी लड़की चुनाव नहीं लड़ती है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपने बताया हुआ भी है कि जब पहले तक मैं काम कर रही थी, जब संगठन में मैं काम कर रही, तब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि मैं लड़कों के बीच में एक ऐसे कॉलेज से चुनाव लड़ रही हूँ जहाँ लड़के भी पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आया तो ये चीज़ों को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिला। वो बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि टिकट गया, सब कुछ चला गया था उस टाइम पे। तो ये एक मेंटलिटी बनी हुई थी। और मेरी बहुत पहले से एमबीपीजी कॉलेज में नज़र थी कि वहाँ पे अध्यक्ष मैं बहुत सुनती थी कि क्योंकि वहाँ के चुनाव की हाइप बहुत बनी हुई है ना, तो वहाँ पे मैं हमेशा देखती थी कि अध्यक्ष लड़की नहीं बनती थी कभी। एक बार मीमांसा दीदी चुनाव लड़ी थी, तो वहाँ क्या कहते हैं, जैसे मीमांसा दीदी चुनाव लड़ी थी तो मुझे लगा हाँ ठीक है, कभी कहीं कोई ना कोई लड़की चुनाव तो लड़ी। फिर बाद में लोग बोलते थे देखो लड़की अगर आती है तो उसको चुनाव हरा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मुझे सोच को ख़त्म करना था, तो बस। तो जैसे आपने राजनीति में शुरुआत करी और काफ़ी शानदार शुरुआत करी, तो प्रेरणा कहाँ से मिली और पहले से सोचा था कि राजनीति में ही आना है? हाँ, 9th क्लास से मैंने सोचा हुआ था कि मैं पॉलिटिक्स में, मैंने अपना फील्ड चूज़ कर लिया था। क्योंकि उससे पहले तक तो मैं सोचती थी मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। मैं पढ़ाई में भी ठीक थी। मतलब हमेशा क्लास में अव्वल रहती थी। लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स में मैंने एंटर करने की सोची, तो एमबीपीजी कॉलेज सबसे अच्छा माध्यम भी था मेरा पॉलिटिक्स में आने का। और एक जो वहाँ पे सोच बनी हुई थी लड़कियों को लेकर, वो सोच खत्म करना मेरी प्रमुखता थी। अच्छा, जैसे आपने एबीवीपी से क्या कहते हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा उनका संगठन में काम किया हुआ है, उसके बावजूद आपका जो है निर्दलीय उतरी थी, तो कहाँ कमी रह गई थी और क्यों आपको निर्दलीय उतरना पड़ा था? देखिए, मैं बताऊं तो जब मैंने स्टार्टिंग में एबीवीपी में मैंने 5-6-7 साल काम किया, उसके बाद मैं कहूँ तो मेरी टिकट कटने के शायद बहुत लोगों के पॉलिटिकल रीज़न भी थे कि मेरा टिकट कटा। इस मुद्दे को मैं बहुत बार रख चुकी हूँ, बार बार वही चीज़ें आती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल रीज़न, लोग ना पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, अपनी आगे तक की बहुत सोचते हैं। तो यही मेरा भी रीज़न था शायद कि मेरा टिकट कटना, क्योंकि वरना कहीं से कहीं तक उस टाइम पे मेरे अपोजिशन में जिसको टिकट मिल सके ऐसा कोई डिजर्विंग नहीं था शायद।
जैसे आप छात्रा भी थी, ऊपर से आप निर्दलीय भी खड़ी हुई थी, उसके बावजूद इतनी शानदार जो जीत आपने हासिल की। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं देवीधुरा ओखलकांडा ब्लॉक में जी। मेरा घर आता है, देवीधुरा के नज़दीक है, लेकिन नैनीताल जिले से मैं हूँ। सूनी मेरे गांव का नाम है। और मैंने स्टार्टिंग में अल्मोड़ा से पढ़ाई करी, फिर हल्द्वानी से पढ़ाई करी, और फिर मैंने अपने गाँव में पढ़ाई करी। बचपना कैसा था? बचपन में भी ऐसे मतलब लोगों की मदद करना और ये नेचर हाँ, पहले से है? बचपन से मेरे मम्मी पापा का ऐसा नेचर है, तो वहाँ से ये शायद मुझ में डेवलप हुआ। अच्छा, जैसे आपने छात्र राजनीति से सीधे अब ग्राम पंचायत की राजनीति में एंटर किया है, तो क्या सोचा था इससे पहले, क्या ड्रीम थे, क्या थे? देखिए, मैं अपने बहुत सारे विजन्स लेकर चली हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ तो मैं बताऊंगी कि मैं बहुत सारे विजन्स लेकर चली हुई हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब 2003-4 में मेरे पापा प्रधान बने हुए थे। अच्छा। तो होता है ना कि हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से शहर की तरफ लेके जाता है, लेकिन मेरे पापा हमको शहर से गांव की तरफ लेके आए। पापा ने एक बात बोली, पापा ने बोला जिस गांव को मैं लीड कर रहा हूँ, जहाँ उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे गाँव के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं मेरे बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो बचपन से गाँव का माहौल भी मैंने देखा, शहर का माहौल भी मैंने देखा, हर अपने घर का माहौल देखा कि वहाँ पे मेरी मम्मी पापा किस तरह से लोगों के साथ जुड़े रहते। तो वहीं से माइंड में वो चीज़ें बढ़ते गई, जैसे जैसे एज बढ़ी तो वो चीज़ों ने भी डेवलप करा। मतलब पिताजी पहले से ही ग्राम प्रधान रह चुके थे? हाँ, मेरे तो पापा क्या 2 लगता बारी है के ग्राम प्रधान इसका थे, फायदा politics मिला में। आपको इस पंचायत सीट में? फिर पापा का, जी। हाँ, पापा का तो हर जगह फायदा है। पापा का मैं एमबीपीजी से चुनाव लड़ी, वहां भी फायदा। पापा का रोल पूरा ही। हाँ, लेकिन मेरे पापा ने कभी मेरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए। जब मेरा टिकट भी कटा था उसके बाद भी मेरे पापा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं। पापा ने सिर्फ पापा वाला जो फर्ज होता वो निभाया। पापा ने मुझे हर चीज में छूट दी। पापा ने बोला कि बेटा कर, अगर तुझे लगता है कि तू कर सकता है। अगर मेरी जगह, मेरे 2 भाई हैं छोटे, अगर मेरी जगह मेरे 2 भाई पॉलिटिक्स में आते तो शायद मेरे घर वाले उनको अलाउ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब फैमिली सपोर्ट बिल्कुल से बहुत ज्यादा फैमिली सपोर्ट। मैं फैमिली सपोर्ट से ही यहाँ पे पहुंची हुई हूँ। जी। जैसे अब आप प्रधान बन चुकी है, तो क्या क्या दिक्कतें सामने आती है? जैसे गांव की क्या क्या दिक्कतें हैं, और जैसे पहले कहा जाता था गांव में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, आज भी वो समस्याएं हैं या धीरे धीरे कम हो रही हैं? बिल्कुल है, बहुत समस्याएं तो बढ़ रही हैं। हमारे गांव में पलायन हो रहा है, इससे बड़ी समस्या क्या है ना। गांव में यही समस्याएं हैं। तो मैंने तो देखा है वहाँ पे बचपन से चीज़ें कैसे, अगर शायद मैंने गांव से पढ़ाई नहीं करी होती मेरे, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि गांव में जो लोग भी थोड़ा सा पैसे कमाए, थोड़े भी से भी सक्षम होते हैं, वो लोग शहरों की तरफ आते हैं। लेकिन हम लोग गांव की तरफ गए। मैंने आपको बताया स्कूलिंग मैंने वहाँ से करी। तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि अगर शायद मैं उस टाइम पे गांव नहीं आता, और मेरे मम्मी पापा भी गांव में नहीं रह रहे होते, मेरी मम्मी भी पढ़ाती है वहाँ पे, अगर मेरे मम्मी पापा गांव पे नहीं होते शायद मैं गांव की पॉलिटिक्स में नहीं जाती, मैं प्रधान नहीं बनती। क्योंकि अगर हम लोग कहीं और रह रहे हैं और प्रधान हम कहीं का, ये तो गलत है ना। बिल्कुल। हमें तो पता ही नहीं होंगी वहाँ की चीज़ें। अगर मैं वहाँ से प्रधान लड़ गई और मैं हल्द्वानी रही हूँ, मेरी हाँ, हालांकि मैं स्कूल पढ़ने, मैंने कॉलेज हल्द्वानी से करा, मेरी पढ़ाई यहाँ से अभी भी कंटिन्यू है, चल रही है, लेकिन मैं पहाड़ की समस्याओं को लेकर मैं विजन्स के साथ हूँ। जैसे अभी जमीनी स्तर पे आप कैसे काम कर रहे हैं, किन समस्याओं पे पहले काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तो चीज़ें सीख रही हूँ मैं। जैसे मैं पॉलिटिक्स, अभी मैंने देखा था कि एमबीपीजी कॉलेज का मैं नेतृत्व कर रही थी, वहाँ बहुत अलग पॉलिटिक्स थी, वहाँ एजुकेटेड बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अब मुझे गांव में हर तरह के लोगों को लीड करना है, हर तरह के लोगों को देखना पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा माध्यम भी है मुझे पॉलिटिक्स, क्योंकि जब मैं गांव की पॉलिटिक्स में उतरी तब मुझे बहुत लोगों ने बोला, रश्मि एमबीपीजी कॉलेज से अगर तुम प्रधान का चुनाव लड़ रही हो, तुम्हें कोई और चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन भी थे, मेरे पास जब पंचायती चुनाव आ रहे, मेरे पास सारे ऑप्शंस खुले थे। मुझे हमारी जो भीमताल विधानसभा में सीनियर्स लीडर्स हैं, सब ने मुझे अप्रोच करा कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग साथ देंगे। लेकिन मेरी एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे नॉलेज भी गेन करनी है ना, मुझे ज़मीनी स्तर से सीखनी भी है चीज़ें, तो मैंने ग्राम प्रधान पद ही चूज़ करा, क्योंकि मुझे यही बेस्ट लगा। और जैसे मैंने बताया कि मैं एमबीपीजी कॉलेज में अभी तक मैं प्रोटेस्ट करते थे, हम लोग इधर उधर प्रोटेस्ट करते थे, या एमबीपीजी कॉलेज की पॉलिटिक्स कर रहे थे एक एजुकेटेड बच्चों के बीच में। वहाँ पर बहुत आसान पॉलिटिक्स है, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाँव में हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है। हमें एक असहाय को भी देखना, एक वृद्धावस्था के इंसान को भी देखना, एक हमें विधवा महिलाओं को भी देखना, हमें हर तरह के
के लोगों को देखना है, तो मैं वही चीज़ें अभी डील कर रही हूँ, सब लोगों से मिलकर जुलना, क्योंकि लोग मैंने देखा जब मैं MBPG कॉलेज में चुनाव लड़ी थी, उसके बाद मैं लोगों के कमेंट पढ़ती, लोग ना मुझसे एक्सपेक्ट करने लगे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, हर तरह के लोग मुझे चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में उतरूँ, और मैं खुद से भी चाहती थी कि मैं पॉलिटिकल में रहूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो हम लोग पॉलिटिक्स को यूथ आएगी तो एक अलग मोड़ देगी, एक नया मोड़ देगी। तो यही चीज़ें मुझे गांव की तरफ भी लेकर गई, तो यही परेशानी, यही चीज़ें देख रही हूँ, अभी तो सीख रही हूँ। जैसे आपने यूथ का जिक्र किया, इस बार हमने शायद पहली बार देखा होगा कि पंचायत चुनाव में काफी ज्यादा यूथ खड़ी हुई थी और जीत के भी उभर के आई है। हर जगह यूथ है आज की डेट में। तो क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो यूथ जो है पॉलिटिक्स में अब जो निखर के आ रही है? पहले हम देखते थे ज्यादातर एजेड लोग ही पॉलिटिक्स करते, जो सबसे गांव में जो सबसे ज्यादा एज के होते थे उनको गांव का प्रधान बना दिया जाता था, पहले ये था। लेकिन ये बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सटीक है। अगर यूथ पॉलिटिक्स में आएगी, वो नए माइंडसेट के साथ आएगी, है ना, तो गांव खुद ब खुद डेवलप होगा। अभी हम लोग देखते, इस बार एक चुनाव में एक और बड़ी चीज हुई है। इस बार जो बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं ना, जो सत्ता में, जिनका बहुत सालों से सत्ता में शासन चल रहा है, तो उन लोगों को भी यूथ बहुत पीछे करा हुआ है। यूथ आगे आई है, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे समाज को। ये बहुत अच्छा मैसेज भी देती है कि यूथ पॉलिटिक्स में उतरी है, और नई माइंडसेट के साथ। तो ऑब्वियसली नया माइंडसेट मतलब नई सोच, हमारा समाज उभरेगा, अच्छे से समझेगा और काम भी करेगा। पलायन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पलायन की मुख्य समस्या तो मैं यही बताऊंगी कि पलायन में क्या हो रहा है, सबसे मेन क्यों पलायन कर रहे हैं लोग? शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। हमारे वहाँ तो मैं अगर अपने गांव की बात करूँ तो सड़क भी बहुत बड़ा पलायन का, और बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी के चक्कर से ही लोग पलायन कर रहे हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि जो गांव में ना, जो लोग थोड़े सक्षम हैं, जो थोड़े सक्षम लोग हैं, वो गांव की तरफ को आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका विजन क्या, वो क्या लेकर गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। और जो लोग गांव में कौन लोग रह रहे हैं जो थोड़ा पैसों से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, ऐसे लोग गांव में रह रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि इस चीज़ में मैं और ये भी मानती हूँ कि शिक्षा में सिर्फ हम लोग ना सरकार इन चीज़ों को ब्लेम कर देते हैं। मैं ये मानती हूँ हम लोगों की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये मानती हूँ कि हमारे जो समाज में जो हमारे गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, या हमारे जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान है, BDC हैं, या फिर विधायक हैं, या फिर सांसद हैं, अगर ये लोग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से समझ जाए ना, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी सुधर सकती है, हमारी रोडों की जो समस्या है ये भी सुधर सकती है। और हमारे गांव में अगर हम लोग, कितने सारे ऑप्शंस है, पता है सरकार ने बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि हम लोग बेरोजगारी को कैसे, हम अपने गांव में कैसे बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं गांव में लाने के लिए। अगर प्रतिनिधि इस बात को समझ गया, और पब्लिक का भी बहुत रोल रहता है यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि गाँव में अगर कुछ लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने लगते तो वो शहरों की तरफ आ जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। और मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ, और मैं ये पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं आए हुए हैं अभी तक। हमारा सब कुछ गाँव में है, मेरा सब कुछ, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी दादाजी, हमारा सब कुछ गाँव में चल रहा है। इसीलिए ही मैं वहाँ पे प्रधान बनी, वरना तो मैं प्रधान का चुनाव में नहीं लड़ती। अगर मैं शहर पे रह रही हूँ, मुझे क्या पता गाँव में क्या प्रॉब्लम्स, ऊपर ही ऊपर नहीं देखना, हमें जमीनी स्तर से, जड़ से ये चीज़ें देखकर ही मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को हम लोग अच्छे से बेटर समझ पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। बिल्कुल, आप लोगों के बीच में रहेंगे तो उनकी समस्या ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो कभी सोच में कभी अंतर आई, जैसे आप युवा जो है चुनाव लड़ गई हैं, प्रधान बन गई हैं, और गांव में कहीं ना कहीं लोगों की सोच थोड़ी पुरानी रहती है, तो कभी सोच में अंतर आया? इस चीज़ ने तो मुझे, जो मैंने छासंग का चुनाव लड़ा, इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है। छासंग का जो मैंने चुनाव लड़ा, वहाँ पे जब मैं गांव में चुनाव लड़ने गई, तो देखिए गांव में भी या कहीं पे भी जाएंगे, अपोजिशन हर जगह कहीं ना कहीं आता है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मतलब अभी लड़की है, शादी हो जाएगी। अब मैं अगर प्रधान का चुनाव लड़ी, ऑब्वियसली मैं अपने 5 साल तो अपने गाँव को दूंगी ना, तभी तो मैं चुनाव लड़ी हूँ। और मेरी ऐसी एज भी नहीं है कि मैं शादी कर लूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये भी आई कि लोगों ने बोला कि प्रधान का चुनाव लड़ेगी तो शादी हो जाएगी, और बहुत लोगों ने बोला उतने बड़े कॉलेज से चुनाव लड़के आए, पूरे उत्तराखंड ने इसे ताज पहना रखा है, तो हमारा तो ये सौभाग्य है कि ये हमारे गांव से प्रधान लड़ी, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकता है। स्टार्टिंग में तो मुझे निर्विरोध वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन बाद में सिचुएशंस आई, चुनाव और भी लड़े, तो चुनाव लड़े, अच्छा है, सबका अधिकार है, सबका राइट है चुनाव लड़ना, चुनाव लड़े और जीते।
मतलब इससे तो आपने एक चीज क्लैरिफाई कर दी कि अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी इरादा नहीं है। अभी मेरी एज ही क्या है शादी को लेकर, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर मैं गांव से चुनाव लड़ी हूँ तो मैं ये अपना पूरा टाइम, अगर हम लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ना तो हमें त्याग तो करना ही होगा। तो मैं इन चीज़ों से तो अभी बहुत दूर हूँ, बहुत ज़्यादा दूर। कोई सीधे रास्ता दिख रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं है अभी शादी को बिल्कुल, लेकर। अभी जनता के बारे में और सोचना हाँ, है। जब मैं MBPG कॉलेज से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ी थी तब ये अफवाहें रूमर बहुत फैला था, मेरे अपोजिशन वाले ने बहुत फैला था, रश्मि की शादी हो रही। हाँ, तभी हम कहते हैं लड़की को वोट मत दो मत दो मत दो, शादी हो जाएगी अब चली जाएगी, फिर सबकी तरह अपना घर बसाएगी, ये करेगी वो। नहीं, मैं बहुत सोच समझ कर ही मैंने सब कुछ डिसीजन लिया है। अच्छा, तो अभी क्षेत्र में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं आपकी? देखिए, हमारे क्षेत्र में अगर देखी जाए तो सड़क की अभी हॉस्पिटल मेरे गांव में तो है, लेकिन अदर जगह हॉस्पिटल की बहुत ही, गांव की हर गांव में ये समस्या, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य और मेन बेरोजगारी। हम लोग रोजगार कैसे लेकर आए हमारे गांव में, और शिक्षा। मैंने इस बात को जिला शिक्षा अधिकारी जी के सामने उठाया था, बहुत प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था। और मैं जब प्रधान बनी उसके बाद मैं अपने प्राइमरी स्कूल्स गई, क्योंकि मेरे गाँव के अंडर में 3 प्राइमरी स्कूल्स आते हैं और एक GIC इंटर कॉलेज आता है, तो मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने सिचुएशंस देखी, अपने तरीके से टीचर्स ने भी बताया। तो शिक्षा बहुत बड़ा हमारे पलायन को भी शिक्षा बहुत बड़ा प्रमुख कारण है एक। तो मैं इसको ऐसे देखूंगी कि हमें जो हमारे स्कूल्स में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक बागेश्वर में एक स्कूल है, मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है। तो वहाँ से, क्योंकि हम लोग तो हर साल 2-3 हज़ार बच्चों को देख रहे हैं ना, हर तरह, कुमाऊं का द्वार, MBPG कुमाऊं का द्वार, हर जगह के बच्चे आ रहे हैं। तो वहाँ पे उन लोगों के बीच में रह के हमने ये देखा कि हमारा स्कूल हमें बता देता कि हमारा कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, क्योंकि बागेश्वर के बच्चे आते हैं, वहाँ से जो स्कूल से निकलकर बच्चे आते हैं, और यहाँ के बच्चों में बहुत अंतर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। टीचर्स, जब मैं स्कूल गई, और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से हर एक ग्रामवासी को बताना चाहूँगी, जब मैं अपने स्कूल गई, GI इंटर कॉलेज गई, तो वहाँ पे ना जब पहले तो अभिभावक मीटिंग शायद बहुत जगह होती भी है, बहुत जगह नहीं भी होती, इसको बहुत हल्के में लिया जाता है। और जबकि हमें अभिभावक मीटिंग, और गांव के हर व्यक्ति को अभिभावक मीटिंग में जाना चाहिए, लोग बहुत हल्के में लेते हैं। वहाँ से हमारा मामला डैमेज होता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम हर महीने अभिभावक मीटिंग में जाएंगे गाँव में, तो वहाँ पे हम अपनी बातें रखेंगे, और टीचर्स भी डरेंगे, क्योंकि टीचर्स में भी डर नहीं रह गया। सैटरडे को क्योंकि टीचर्स सारे हल्द्वानी प्लेन्स में रहते हैं, सब लोगों के बच्चे प्लेन्स में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, शनिवार को आधे दिन में निकल जाते हैं और मंडे को आधे दिन में वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें सुधारना, जनप्रतिनिधियों को ये सुधारना। अगर जनप्रतिनिधि अपनी बातें अच्छे से अपने गाँव को, मतलब कि पहले प्रधान सुधारेंगे, फिर जिला पंचायत सदस्य वगैरह सुधारेंगे, फिर विधायक जी भ्रमण भी नहीं करते। जिला शिक्षा अधिकारी जी से भी मैंने बोला कि आपने गांव में कितनी बार भ्रमण किया, एक बार निरीक्षण होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी। इसमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेरेंट्स की जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ ही टीचर्स को अपना योगदान बखूबी निभाना चाहिए, जो हमारे गाँव में बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बहुत टीचर्स बहुत हल्के में, बहुत गाँव में टीचर्स बहुत हल्के में बच्चों को ले रहे हैं, गाँव के बच्चों को। और गाँव में एक मध्यम वर्गीय, बहुत लोअर फैमिली से बच्चे आते हैं, तो वो गाँव में आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए तो जनप्रतिनिधि को एज गार्जियन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सही बात कही आपने। जब तक सभी जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे ही नहीं, बहुत जैसे कई जगह से समस्या हमने देखी है कि पोस्ट पे बैठ तो जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन समस्या नहीं सुनते हैं, देख रेख नहीं करते हैं। और ज्यादातर ऐसे ही कर रहे हैं पॉलिटिक्स में आजकल, ज्यादातर यही कर रहे हैं। बस उनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, बहुत सारे लोगों का। मैं सबको नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छे लोग भी होंगे। हाँ। लेकिन हमें विजन्स के साथ तो चलना ही चाहिए। हमारी प्रायोरिटी अपने कार्य क्षेत्र में काम करना ही होनी चाहिए। और अधिकारी, क्योंकि अगर ना जनप्रतिनिधि अगर जागरूक रहेंगे और साथ में अपने पेरेंट्स अगर जागरूक रहेंगे, तो अधिकारी खुद डरते हैं। बिल्कुल। तो आइडल कौन है आपके? मेरे पापा। अच्छा। उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा हुआ है, उन्हीं की देन है जो आज आप यहाँ तक हाँ, मैंने बहुत बारीकियां उनसे ही सीखी, सब कुछ उनसे सीखा है। जैसे आप छात्र अध्यक्ष बनी, उससे पहले आपकी क्या पहचान थी? क्या मतलब कैसे कितने लोग आपको जानते थे? पहले आप इतनी फेमस थी या बाद में हुई इसके बाद? जब से मैं ABP से जुड़ी, 15-16 साल की मेरी एज थी, तब से मैं ABP से जुड़ गई थी। और ABP में मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी। जैसे हम लोगों की नेशनल मीटिंग्स होती थी, तो ABP से उत्तराखंड से मुझे भेजा जाता था, तो वहाँ पे भी मैंने अच्छी पहचान बनाई थी। मतलब 15-16 साल से मैंने बोला कि मीन्स मैंने 21 साल में चुनाव लड़ा,
तो तब से लेकर मैंने अपनी अच्छी खासी एक पहचान बनाई भी थी, लेकिन इस चीज को हाइप दी मेरे छात्र संघ के चुनाव ने। अच्छा जी। तो लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे चुनाव से डरती हैं या फिर चुनाव ही क्यों ना और चीज़ों से भी जैसे अपनी समस्याओं को उजागर करने से डरती हैं, कहीं बोलने से डरती हैं, कुछ गलत होता है, तो लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी ना अभी भी बहुत सारी समस्याएं। मैंने बताया ना कि जब मैं MBPG कॉलेज का चुनाव लड़ी तो लोगों ने ये तक बोला कि अरे लड़की को थोड़ी ना कॉलेज दे देंगे, लड़की के हाथ में कैसी बात कर रहे हो, लड़की के हाथ में MBPG कॉलेज लड़की के हाथ में दे देंगे क्या, ऐसी ऐसी बातें अफवाहें आने लगी। मेरे सामने लोग बोलते थे। तो लड़कियों में ये थोड़ा मॉरल डाउन करने वाली चीज़ होता है, ये मॉरल डाउन करते। तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपना काम, लड़कियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, बेबाकी से अपना काम करो। आप जिस फील्ड पे हो बेबाक दमदार तरीके से काम करो, दुनिया डरती है। बिल्कुल जी। तो अभी फिलहाल आप अपने क्षेत्र में किन मुद्दों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? सड़क। मेरे गांव में अभी हॉस्पिटल की, छोटा मोटा हॉस्पिटल की व्यवस्था है। 1-2 साल से एक NGO आरोही काम कर रही है, मेरे घर पे ही उनका ऑफिस है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल है और सड़क मेरे गांव की मेन सबसे प्रमुख, मैं सड़क को लेकर ही, मेरे गांव वालों ने जब मैं प्रधान का चुनाव लड़ी तो एक ही होप लेकर वो मेरे पास आए कि हमें पता है कि हमारी तो लाठी जरूर बनेगी। हमारी इस मीन्स वहाँ पे ना सड़क की वजह से, वहाँ पे शिक्षा से ज़्यादा सड़क की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। कि मेरे गांव में, मेरा घर ऊपर है, जैसे हमारे गांव में तोक आते हैं, वारी या तल्ली सूनी एक तोक आता है, तो वहाँ पे सड़क ही नहीं है। तो लोग अपने बड़े बड़े राशन, अब अगर हल्द्वानी से कोई आए, कुछ लोग तो हल्द्वानी से आते ही नहीं, अरे इतना चलना है करके आते ही नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब सड़क ही मेरे अभी मेन प्रायोरिटी, मेरे गांव में मेरी सड़क लाना मेरी मेन प्रायोरिटी है। मेरे गांव के लोग यही कहते हैं, जितनी बार मैं उनसे मिलती हूँ, रश्मि अब तू प्रधान बन गई है ना, हमें पता है कि रोड जरूर आएगी, और वो रोड लाना ही मेरा उद्देश्य है। तो इन सब का जिम्मेदार आप किसको मानती हैं, जो अभी तक गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं या हमारे स्वास्थ्य सुविधा बेकार है? हमारे क्षेत्र के गांव के जनप्रतिनिधियों को। अच्छा। जनप्रतिनिधियों को बहुत, क्योंकि बहुत होप, जब चुनाव आते हैं ना 5 साल में एक बार, बहुत आशा के साथ लोग, क्योंकि मैंने खुद चुनाव देखा, बहुत आशा के साथ लोगों की आंखों में ना आशा होती है कि ये अगर ये ऐसे बन जाएंगे तो ये ऐसे करेंगे। फिर जब धीरे धीरे लोगों को पता चलता है और वो आशाएं टूटने लगती हैं, तो वो लोगों को, मतलब मैं तो फेस भी नहीं कर पाऊंगी अगर मतलब मैं तो पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर ऐसा होता मैं कभी फेस भी नहीं कर पाऊंगी इन चीज़ों को। तो मैं तो यही मानती हूँ कि हमारे क्षेत्रीय विधायक या सांसद हैं या कोई भी A to Z जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है हमारी ये व्यवस्थाओं का, जो हमारी ये व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। अगर अपना तरीके से अपना काम करें सब लोग, जनता जिस चीज़ को लेकर वोट दे रही है उस चीज़ पे खरे उतरे हैं, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि हमारा गांव भी उभरेगा, आगे को आएगा, क्योंकि आज की डेट में पहाड़ खाली हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने सही की। जब जनता वोट देती है तो वोट देने का एक ही मकसद होता है कि जनप्रतिनिधि उनके लिए काम करे, विकास करे, सड़क सुविधा या जो भी काम होते हैं वो करे, चाहे छोटे स्तर पे हो, ग्राम प्रधान के स्तर पे हो या बड़े से बड़े स्तर पे क्यों ना हो। लेकिन चुनाव के समय पे वादे किए जाते हैं, मुश्किल से 1 साल काम होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता है। 1 साल भी काम नहीं होता है। आप चुनाव के बाद तो धुरंधर बन जाते हैं सबके सब, मतलब जो जनता वोट दी होती है, फिर 5 साल में और आते, पता नहीं मतलब किन चीजों को लेकर 5 साल बाद फिर से निकलते हैं। मतलब मैं यही मानती हूँ, अगर जनता हमें चूज कर रही है, हमें सिलेक्ट कर रही है, तो मैं यही मानती हूँ कि हमारा फर्ज होना चाहिए, अगर हमें त्याग करने, हमें हर तरह के त्याग करने चाहिए और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। जी, थोड़ा पीछे चलते हैं। बचपन में क्या ड्रीम थे आपके? वैसे ना मेरी जो मम्मी पापा हैं, अगर मैं बताऊं तो, अगर मेरे मम्मी पापा हमारे गांव से बाहर को आ गए ना, कभी भी गलती से मम्मी पापा ने ये फैसला ले लिया कि हमें गांव से हल्द्वानी चले जाना है या देहरादून चले जाना है, तो मेरा तो पूरा गांव रोने लग जाएगा। तो ये चीज़ें जब ना हम बचपन में, जब हम छोटे थे, अगर गाँव में कोई भी समस्या आती थी 2 बजे 3 बजे, मेरे मम्मी पापा हमको कुंडा मार के चले जाते थे बाहर, अपने समस्या का समाधान करने चले जाते थे। वहीं से मेरे मन में सेवा का भाव आया और फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर मैंने देखे नेता लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, हमें भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हम पॉलिटिक्स में आएंगे, हम लोग इस चीज़ को एक नया मोड़ दे सकते हैं, हम इन चीज़ों को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में तो सभी आ रहे हैं, अध्यक्ष भी सभी बन रहे हैं, प्रधान भी सभी बन रहे हैं, हर पंचवर्षीय में एक ना एक आता है, और हर साल MBPG से भी अध्यक्ष हर साल आते हैं। अगर हम विजन्स के साथ नहीं चलेंगे ना, तो हम भी नकारे जाएंगे कुछ टाइम बाद। इसके अलावा भी कोई बैकअप प्लान थे? जैसे अध्यक्ष चुनाव आपने लड़ा था, इसके अलावा अगर आप हार जाती
तो क्या बैकअप प्लान्स थे? तभी मैं पॉलिटिक्स में उतरती। हार जीत तो एक पहलू है, मतलब उससे पॉलिटिक्स ही फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे है। बहुत फर्क पड़ता। एमपीपीजी के चुनाव से मुझे बहुत फर्क पड़ता जब से मेरा टिकट कटा, क्योंकि टिकट कटने के बाद ना मेरा चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था सब लोगों के लिए, अपने लिए भी। अगर मेरा मॉरल डाउन हो जाता ना, टूट जाते, और लोगों का भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ना मुझे अलग अलग कॉलेजेस की लड़कियां चुनाव लड़ती हैं, भले वो कुमाऊं हो, भले वो गढ़वाल हो, मुझे लड़कियां मैसेज करती हैं, मुझे कॉल करती हैं, और मैं बहुत कॉलेजेस में जाती हूँ, मुझे बुलाते हैं वहाँ पे, मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे करें। अगर कोई आज की डेट में चुनाव लड़ता है किसी कॉलेज से, मुझे बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारे लड़कों का कॉल आता है कि हम लोग कैसे क्या करें। तो ये चीज़ें फिर तो मैं कर ही नहीं पाती। चुनाव जीतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हार को मैंने देखा ही नहीं। मुझे पता था कि मैं चुनाव जीतूंगी, इसीलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी, वरना मैं निर्दलीय चुनाव लड़ती ही नहीं। अच्छा, जैसे मुझे जानकारी मिली है पहले आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था, हाँ। उसके बाद आप गवर्नमेंट में शिफ्ट हुई। हाँ। तो क्या रीजन? चुनाव लड़ने के लिए। स्टार्टिंग में मैंने एबीपी, मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में मैंने एबीपी जब ज्वाइन करी ना, तब मैंने चुनाव लड़ने के चक्कर से, मुझे इतना ही पता था कि एबीपी चुनाव लड़ाते। उसके बाद जब मैं संगठन के अंदर हुई तब मैंने संगठनात्मक चीजें सीखी, और जिस पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा भी करती हूँ। और पहले मेरा ये था कि पहले मैं बीबीए कर रही थी। अच्छा। उसके बाद मैंने वहां से पढ़ाई छोड़ी और फिर मैं एमबीपीजी में आ गई। एमबीपीजी में देखा गाँव से अपने लोग सब लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों की हेल्प करना, यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हो गई। मतलब चुनाव ही एक मोटो था एमबीपीजी कॉलेज में एडमिशन लेने हाँ, का। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, जो ये लड़कियां चुनाव नहीं लड़ सकती, इस मेंटेलिटी को ना मुझे पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना था। आधा तो मीमांसा दीदी ने कर दिया था, चुनाव लड़ी थी, वो हार जीत तो पहलू है। तो जैसे कि अक्सर हम सुनते आए हैं कि ज्यादातर पॉलिटिशियन की शुरुआत हल्द्वानी में खासकर एमबीपीजी कॉलेज से ही हुई है, और आपकी भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में शुरुआत वहीं से हुई है। तो आगे के क्या गोल्स हैं, क्या सोचा है आपने? देखिए, पहले तो मैं एमबीपीजी कॉलेज से चुनाव लड़ी। वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी थी, जब एमबीपीजी कॉलेज से चुनाव लड़ूँ, एक साल में अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से निभाऊँ। जो मैंने अपने कार्यकाल में जितना मुझसे हो पाया, मैं निर्दलीय थी पूरे साल भर, मैंने कोई संगठन ज्वाइन नहीं किया था। तो उसके बाद वहाँ पे जो बेसिक समस्याएं थी उनका समाधान करना मेरी प्रमुखता थी, और जिनको मैंने बखूबी निभाया भी। लोग अभी भी बोलते हैं कि मतलब मेरे कार्यकाल में बहुत हमने किया, मिलके किया, क्योंकि अपनी टीम के साथ, मैंने टीम को कभी नहीं छोड़ा, तो मिलके किया। तो उसके बाद जब मैं ये वीडियोस वगैरह डालती थी और लोग उसे सुनती थी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी बुलाते थे, तो मैंने ये पाया कि लोग मुझसे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगे हैं। कि मैंने अपनी मानसिकता लोगों को बताई कि हाँ, मेरा विज़न ये है, मेरी सोच ये है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने, भले ही वो बुजुर्ग लोग हों, भले ही वो बच्चे हों, भले ही वो प्लेन्स के बच्चे हों, भले ही वो गाँव से हों, भले ही वो महिलाएं हों, भले ही वो मेरे युवा साथी हों, सभी लोगों की मुझसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा वो हुई। तो फिर जैसे ही पंचायती चुनाव आए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे उतरना चाहिए, अब मुझे संवैधानिक पद पे आना चाहिए। तो मैं वहाँ से उतरी, अपनी सोच के साथ उतरी, तो लोग मुझे संवैधानिक पद पे लेकर आए। बिल्कुल, लोगों का प्यार तो आपको पहले से मिलता ही आया है। लोग ही मेरी ताकत है, मेरी टीम ही मेरी ताकत है। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे घूमना पसंद है, दोस्तों के साथ। घूमने कहाँ जाते हैं? हर जगह जाती हूँ मैं, हर जगह जाती हूँ। उत्तराखंड में कोई फेमस प्लेस जो आपको काफी ज्यादा पसंद है? नैनीताल। तो नैनीताल तो आज के दिन में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, नैनीताल सबको ही पसंद है, चाहे वो हम उत्तराखंड की बात करें या बाहर से भी लोग घूमने आते हैं। तो कैसा लगता है अगर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और वैसे कि ओवर क्राउडेड हो गया है थोड़ा, तो क्या कहेंगी? इसमें सरकार को, शासन व्यवस्था को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। हाँ, काफ़ी हद तक वो लोग निभा भी रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर के लोग हैं ना, क्योंकि नैनीताल एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे पहाड़ के लोग ज़्यादा रहते हैं, अच्छी बात है, सब लोगों का वेलकम है। आप लोग नैनीताल आ रहे हैं, बहुत अच्छी प्लेस है, हम लोगों के पहाड़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक व्यवस्था बननी चाहिए, जिसमें लिमिट होनी चाहिए, लोगों के आने की लिमिट। मैंने बीच में एक क्लिप देखी थी, एक कोई बाहर से आए हुए थे, कोई फैमिली आई हुई थी शायद, एक पहाड़ी महिला को, वो वीडियो कहीं का तो था, पहाड़ का ही था, वो हमारे जो पहाड़ की एक महिला थी उनको हाथों से मार रही थी। मतलब उस वीडियो को देख के तो इतना गुस्सा था। और मैं जब एक बार नैनीताल गई हुई थी, मैं अपने भाई के साथ बाइक पे थी, और देखा मैंने एक एचआर गाड़ी बाहर से आई हुई थी, और एक उत्तराखंड UK 04 की गाड़ी थी। तो वो अपना रॉन्ग जा रहे हैं, जो एचआर वाली गाड़ी थी, और UK 04 वाले को डांट रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पहाड़ी लोग का मॉरल डाउन हो जाता है। वो टैक्सी गाड़ी थी, तो वो लोग डर गए थे। फिर हम लोगों ने बोला था, हम लोगों ने बाहर
बाहर से आके तुम लोग ऐसा कर रहे हो, मतलब हमारे पहाड़ी लोगों को ऐसा कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पहाड़ी लोग हैं ना, उन लोगों को भी इन चीज़ों में आवाज़ उठानी चाहिए। और नैनीताल का जो क्राउड वाली आप बात करें, उसमें तो मैं यही बोलूँगी, उसमें बाहर के जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं सब वहीं पे भर जा रहे हैं, तो ट्रैफिक इस हल्द्वानी तक व्यवस्था बिगड़ जा रही है। तो मुझे इसमें लगता है कि लिमिट्स होनी चाहिए। अगर हम लोग हल्द्वानी के अंदर एंटर हो रहे हैं तो इतनी ही गाड़ियाँ नैनीताल तक जाएंगी जब तक और व्यवस्थाएं नहीं हो जाती हैं। तब तक ये व्यवस्था होनी चाहिए कि इतनी गाड़ी नैनीताल तक जाएंगी, आज इतने ही लोग वहाँ जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे अगले लोग जाएंगे। तो शायद ऐसे हम व्यवस्था को रोक सकते हैं। बाकी सरकार भी इस चीज़ पे कुछ अच्छा बेस्ट और ऑप्शन और आइडिया उन लोगों के पास भी होंगे, उसको भी वो करना चाहिए अप्लाई। बिल्कुल, जैसे बाहर से यूपी हरियाणा साइड से लोग आते हैं और हावी होते हैं, जो लोकल के लोग हैं, भले ही मैं पहाड़ी हूँ या कोई भी लोग हो, हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो लोकल के लोग होते हैं, उन पे हावी होने लग जाते हैं। परसों एक औरत को इतना पीट रहे थे, वो क्लिप मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है वो कहाँ की थी, लेकिन इतना पता है कि हमारे पहाड़ की कहीं की क्लिप थी। तो वो क्लिप देख के वो क्लिप भी बताती है कि कितना अब लोग वो हो रहे हैं। और मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि हमारे जब बाहर से लोग आते हैं, जब जहाँ पे आप लोग अपने लिए आवाज़ उठाइए। मेन ये प्रॉब्लम है पहाड़ी, हमारे लोग क्या होता है कि डरते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते। अगर आवाज़ उठाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है उन पर कुछ कर सके। जैसे अब हल्द्वानी से स्टडीज़ कर रही हैं, तो कब से रह रही हैं हल्द्वानी में? वैसे मैं बचपन में भी हल्द्वानी रही थी। पहले मैं अल्मोड़ा रही थी 6-7 साल। फिर उसके बाद मैं 1-2 साल हल्द्वानी लक्ष्मी मंदिर में मैंने पढ़ाई भी करी है। मैं वैसे विद्या भारती के स्कूल से ही निकली हुई हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने बताया ना, जब पापा चुनाव लड़े थे, मैं पहाड़ से हम पहाड़ चले गए थे। तो अभी फिर मैं जब उसके बाद आई तो मुझे 11-12 साल हो गए अभी यहाँ पे। तो वैसे मैं 9th क्लास से यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हुआ करती थी। हाँ, तो इस वजह से मैं पहले से ही यहीं पे हूँ। हल्द्वानी में क्या अच्छा लगता है फिर? हल्द्वानी ही अच्छी है। अपना शहर है, कहीं भी चले जाए हल्द्वानी आके बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हल्द्वानी सेफ है? हाँ, काफ़ी हद तक। और सिटीज़ के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हल्द्वानी सेफ है। अगर हम लोग कहीं, हम MP में गई थी, यूपी हम जाते हैं, क्योंकि मेरे ABA से भी हम लोग बहुत जगह जाते थे, तो वहाँ मैंने देखा वहाँ के अकॉर्डिंग हल्द्वानी सेफ प्लेस है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको सब लोग रश्मि नाम से पुकारते हैं या कोई निकनेम भी है आपका? खुशी, खुशबू। अच्छा, तो ज्यादातर किस नाम से बुलाते हैं आपको? रश्मि। अब तो पहले मेरे गांव वाले मुझे खुशबू बोलते थे। अब जब से मैं MBPG कॉलेज से अध्यक्ष चुनाव लड़ा, हर कोई रश्मि रश्मि रश्मि, उनके मुझसे थोड़ा अजीब भी लगता है। पहले ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते हैं, बट रश्मि नेम। जैसे आप अपने क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं, तो समस्याओं से कैसे डील करते हैं? अभी तो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरे MBPG कॉलेज से जब मैं चुनाव लड़े तो मेरे अच्छे कांटेक्ट बन गए लोगों से। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसी प्रॉब्लम कुछ आई नहीं है कि मुझे किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन आई हो किसी को ऐसे कॉल करना। अभी तो मेरे फ़ोन कॉल से, या मैं खुद कहीं जाती हूँ तो ऐसे मेरे काम हो रहे हैं। मैं ये देखती हूँ कि जो और लोग प्रधान बने, मेरे दोस्त लोग भी बहुत ग्राम प्रधान बने, जिला पंचायत बने, ब्लॉक प्रमुख बने हुए हैं, तो मैं उनको भी, वो लोग भी मुझे कॉल करते रहते हैं कि मतलब वो लोग मुझे MBPG कॉलेज से जब चुनाव लड़ी थी वहाँ की एक्सपीरियंस मुझसे लेते हैं। तो मैं मतलब यही सजेस्ट करती हूँ कि सब लोगों से खुद मिलो, खुद डील करो, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है, जैसे महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, उनके वो प्रधान पति जो होते हैं वो सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल, है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैसे अगर देखा जाए तो। अगर प्रधान, वरना लड़ो ही मत, वरना अगर अब हम नहीं कर पाए तो वरना लड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने परसों अपनी BDC की जो पहली मीटिंग हुई वहाँ पे देखा, वहाँ पे पहले ऐसा हुआ करता था, मैंने सुना है, बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले सुना है ऐसा होता था कि वहाँ पे प्रधानपति बोलते थे, क्योंकि संवैधानिक सदन है, वहाँ पे प्रधानपति का तो कोई काम नहीं है। वहाँ पे जो संवैधानिक पद जीत कर आया है उसी को वहाँ पे रहना चाहिए। तो परसों मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी, वहाँ वही लोग थे जो चुनाव जीत के आए थे। तो वहाँ बहुत महिलाएं ऐसी थी जो अच्छे से बोल नहीं पाती थी, या पहले बोलती नहीं होंगी, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, पहाड़ की महिलाएं हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा, तो जब अधिकारियों से बात करने की, शिकायतों की बात है, महिलाएं अपनी शिकायत खुद बोल रही थी। तो ऐसे इंसान अपने खुद को भी डेवलप करेगा ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये लगता है कि बेसिक तौर पे और लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती होंगी कि
क्योंकि बहुत लोगों को तो अपनी पावर ही नहीं पता, वो पद पे आ गए उनको अपनी पावर नहीं पता होती है, वो अधिकारियों के बीच में बिल्कुल जी हाँ जो आप कह रहे हैं वही सही है। तो ये सारी बहुत समस्याएं बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की आती होंगी, तो मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी, जो अधिकारी हैं उनको आपने बताना है कि हमारे गांव में ये समय बेबाक तरीके से बताओ, उनसे समस्याओं का समाधान लो। ये बेसिक प्रॉब्लम्स आती है, ये मुझे भी कॉल्स आते हैं, प्रधान वगैरह जो बने हुए हैं उनको मुझे कॉल आते हैं कि इनसे कैसे डील करें। तो थोड़ा पापा का एक्सपीरियंस है, थोड़ा MBPG से एक्सपीरियंस लिया, थोड़ा ABB का एक्सपीरियंस है, तो उन चीज़ों में मेरे को तो यही लगता है कि हमें अपने मतलब हमें खुद से चीज़ें करनी है। हम धीरे धीरे खुद इंसान मजबूत, थोड़ी समस्याएं आती है लेकिन उन चीज़ों से इंसान मजबूत भी बन रहा होता है, पता नहीं चलता लेकिन बन रहा होता है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी समस्या उजागर की कि जैसे इलेक्शन होते हैं, महिला सीट आरक्षित हो जाती है तो पति अपनी पत्नियों को खड़ा कर देते हैं और चुनाव जीतने के बाद सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। पत्नियां बस सीट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए उनको चुनाव लड़ा दिया जाता है। अभी भी काफी हद तक है ये। इस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि पहले के अकॉर्डिंग बहुत खत्म हुआ, परसों BDC में देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये काफी हद तक खत्म हुआ और इसे हमें खत्म करना है। बिल्कुल, मतलब महिलाओं को अपनी ताकत का पता चल रहा है। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए। जैसे गांव में 2 परिवारों का अगर झगड़ा होता है और पंचायत तक आता है, तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? गांव में अगर 2 परिवारों में झगड़ा होता है जी, जो अक्सर देखा जाता है, ऐसे होता है, मैं तो बचपन से देख रही हूँ, मेरे पापा डील करते हैं, दोनों परिवारों को बिठाते हैं, पंचायती और गांव के जो मेन पंच होते हैं, पंच कहते हैं ना गांव में, आपने सुना होगा, तो वो लोग सब मिलते हैं, बैठते हैं और क्या कहते हैं, जो प्रधान होता है या कोई भी होता है वहाँ पे, कोई समझदार लोग होते हैं, तो उन दोनों परिवारों को समझाते हैं, तो उस चीज़ से समाधान होगी। तो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। अच्छा। ये मैंने बचपन से देखा ही यही है कि ऐसे डील करते हैं और इस चीज का समाधान निकलता है। मतलब गांव में अगर लोग रहते हैं तो वो लोग बड़ों की, गांव में ये बात बहुत अच्छी है, अगर कहीं लड़ाई होती है, नहीं तू क्यों कह रहा है, तू कौन है, ये चीज नहीं होती है। वहां पे अगर पंच बने हैं और वहाँ पे अगर प्रधान बने तो उनकी बात सुनी जाती है, वहाँ पे सुनते हैं वो लोग, और इस चीज़ का समाधान मुझे ऐसा, मतलब जितना मैंने देखा है पापा के एक्सपीरियंस से, पापा ने डील करी हुई है वहाँ पे चीज़ें, तो 2 परिवारों का अगर झगड़ा होता है तो ऐसे ही वो लोग, मतलब पंच बैठते, सब लोग बैठते हैं, आपस से सामंजस्य के साथ सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाती है। ज़्यादातर मैंने यही देखा कि शॉर्ट आउट ही हुई है, मतलब शॉर्ट आउट नहीं हुई वाली तो मैंने तो नहीं देखा है अभी तक। अच्छा, शॉर्ट आउट पहले का अनुभव काफी ज्यादा काम आ रहा है। हाँ, पहले का अनुभव ही काम आ रहा है, क्योंकि मैं तो अभी प्रधान बनी हूँ। सरकारी अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है? आप चुप रहते हैं या आवाज उठाना जरूरी समझते हैं? उसी टाइम आवाज उठाना जरूरी है। मैंने तो बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं ना, जब मैं छात्र संघ में भी थी, क्योंकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, तो मैंने तो कुंडा लगा लगा के बंद करा है अधिकारियों को। अच्छा। अगर हमने जनप्रतिनिधि, एक बात बताइए, अगर जनप्रतिनिधि वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर गाँव का, अगर प्रधान गाँव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर अधिकारी उसकी बात नहीं, उसका अधिकारी पहले तो, क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारे कानून भी होंगे लेकिन वहां तक बात ही नहीं आती है। पहले अगर जनप्रतिनिधि बेबाक है ना तो अधिकारी खुद ब खुद डरता है, ये प्रॉब्लम ही नहीं आती कि अधिकारी ना सुने, इतना हावी नहीं होने देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जनप्रतिनिधि का बहुत रोल है, बेबाक बनिए। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या आज भी गांव में औरतें अपने परेशानियां बताने में डरती हैं? हाँ। या फैमिली वाले रोकते हैं, प्रेशराइज करते हैं? हाँ, बहुत नहीं, मतलब पहले के अकॉर्डिंग कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये चीज़ है कि हाँ, अभी भी बहुत ये है कि गांव के लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताने में डरते हैं, जिससे वो समस्या समाधान नहीं हो पाता और हावी हो जाते हैं। जो सुसाइड वगैरह होते हैं ना, तो ये ऐसे ही तो होते हैं, मन में हावी होती हैं चीज़ें और इंसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो इन चीज़ों को रोका कैसे जाए? तो आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसको रोकने के लिए? देखिए, मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन तो एक ही है। पहली बात तो जो फैमिली के लोग हैं उनको इस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। हाँ, काफ़ी हद तक सही है, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, उत्पीड़न बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको इतनी खुली छूट मिलनी चाहिए कि वो बोल सकें। और नंबर दूसरी बात, अगर किसी महिला का ऐसे उत्पीड़न हो रहा है तो उससे आवाज़ खुद ब खुद उठानी चाहिए। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, हमें खुद आवाज़ उठानी है। अगर हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे तो धीरे धीरे ना, लोग स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे ना, एक बहू की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक औरत जब बहू बन के आती है तो ऐसा मैंने देखा, पहले सास बोलते हैं कि बहुत हावी होती थी। अगर बहू में धीरे धीरे बोलना सीख जाती है, अरे कितना बोल रही है, क्यों बोल रही है ऐसा, अगर वो सही बात बोले, ऐसा नहीं कि कुछ भी लड़ जाओ, इस चीज़ का मैं सपोर्ट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, अगर जहाँ पे सही बात है वहाँ पे वो लड़ लिए। स्टार्टिंग में लोग उस चीज़ को नकारते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से मतलब बोल्ड बन जाती है ना, तो उसकी बात सब सुनते हैं। तो ये प्रॉब्लम, यही सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ही यही है, इसका एकमात्र। बिल्कुल। तो रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। मोबाइल में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं?
मैं इंस्टाग्राम, आज की डेट में मेरी एज के सारे लोग इंस्टाग्राम ही यूज़ करते हैं। Okay. अकेले रहना पसंद है या लोगों के बीच? मैं बताऊँ तो वैसे मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। अगर हाँ, मैं एक चीज़ है, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन करा, ये मैं अपने आप से रोज़ क्वेश्चन करती हूँ। अपने दोस्तों को मैं ये क्वेश्चन बताती हूँ, ये चीज़ बताती हूँ। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ पे एग्जैक्ट जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम का हल निकालना बहुत पसंद है कि लोग अगर मुझे कोई चीज़ बोले तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालो। मतलब ऐसा कहीं पे कोई बात ही नहीं है, खाली मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं है। Okay. मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं आत्मचिंतन ज़्यादा करती हूँ शायद, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे पसंद यही है क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं भीड़ से उबने लग गई थी। राजनीति में एंट्री प्लान थी या किस्मत से? नहीं, प्लान था। कोई मतलब किस्मत बहुत ज़्यादा मतलब सितारे चमक जाते हैं बोलते हैं। और मतलब जैसे मैं पहले MBPG कॉलेज से चुनाव लड़ी और मैं प्रधान का चुनाव लड़ी, तो लोगों ने मुझे बोला कि रश्मि का, मतलब मैंने बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह में भी देखा रश्मि लमगड़िया का राजयोग। हाँ, ऐसे बहुत सारी हेडलाइंस मैंने पढ़ी हैं। हाँ, बहुत मैं ये मानती हूँ कि किस्मत भी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किस्मत करवाती है, भगवान तो है ना, किस्मत करवाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 60% 70% हमारा वो रहता है। और मेरा तो पूरा प्लान था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, और मैंने आगे के भी प्लान्स करे हुए, अभी नहीं बताना चाहूँगी, बाद में बताऊंगी। बिल्कुल जी, जब आप करेंगे तब अब पता चलेगा। गांव के लोग, परिवार या जिम्मेदारी? गांव के लोग, परिवार या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी। छात्र संघ चुनाव लड़ना मुश्किल था या पंचायत चुनाव लड़ना? छात्र संघ चुनाव लड़ना, दोनों अलग अलग हो गए, मेरे लिए बिल्कुल अलग हो गए। डिफिकल्ट कौन सा ज्यादा? डिफिकल्ट मेरा चुनाव लड़ना, छात्र संघ ज्यादा मुश्किल रहा था। छात्र संघ बड़ा था ना चुनाव। राजनीति में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी लगती? राजनीति में सबसे ज्यादा कमी, जो राजनीति में जो सत्ताधारी लोग जो आ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि, उनकी सोच की। प्रधान बनकर सबसे मुश्किल काम क्या लगा अभी तक? अभी तो फिलहाल कोई मुश्किल काम नहीं लगा, अभी आई नहीं है मुश्किल है, अब अभी सब स्मूथ चल रहा है। हाँ, अभी सब स्मूथली हो रहे हैं। जीत के दिन पहला फोन कॉल किसका आया था? फोन पता नहीं किसी के पास। हाँ, लेकिन मेरे हल्द्वानी की जो टीम थी, जिनने मुझे चुनाव लड़ाया था हल्द्वानी में, वो लोग कॉल कर रहे, जो मेरी ग्राउंड की टीम थी, मेरे भाई बहन छोटे छोटे। लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट क्या है? MBPG कॉलेज का चुनाव जीतना। बिल्कुल। अगले 5 सालों में अपने गांव के लिए आप क्या क्या काम करने वाली हैं? मैं अपने गांव को एक आदर्श ग्राम सभा बनाना चाहती हूँ। सबसे पहला काम करूँगी मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जो मैंने शुरू कर दिया है अपने गांव के स्कूल्स को, वहाँ पे क्लासेस कैसे चल रही हैं सुचारू रूप से, हमारे गांव के जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमारे स्कूल का वातावरण कैसा है, प्लस सड़क जो मैं बता रही हूँ कि हमारे गांव खाली हो रहे हैं, गांव में लोग नहीं आना चाह रहे सड़क को लेकर, तो सड़क मेरी प्रायोरिटी रहेगा। और हॉस्पिटल भी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हमने अभी के लिए समाधान निकाला हुआ है, लेकिन आगे अगर 5 साल बाद देखें तो मैं हॉस्पिटल, शिक्षा व्यवस्था, और सबसे मेन और सबसे प्रमुख है बेरोजगारी। हम जो उद्यान, हमारे जो अलग अलग योजनाएं हैं, मैं उनके तहत कृषि की तरफ लोगों को आकर्षित करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे जो पलायन के जो मेन कारण है, वो पलायन हमारा कैसे रोके, वो ही मेरी प्राथमिकता, प्रमुखता, सब कुछ वही है। मैं आशा करते हैं 5 सालों में आप अपने क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा अच्छा काम करें, और अगली बार भी अगर आप चुनाव लड़ती है तो भर के आए। तो मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर आप सोचिए कोई गांव की 15 साल की लड़की आपका ये पॉडकास्ट देख रही है, जिसके अभी ना फ्यूचर गोल डिसाइडेड है, ना उसको क्या करना है कुछ पता नहीं है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे को? मैं यही कहना चाहूँगी उन लड़कियों को, पहले अपना गोल्स डिसाइड करिए कि हमें क्या करना है। हमारे मतलब अच्छी बात है आप लोग 10th में 12th के लिए बहुत पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ना गांव में या शहरों में, आपने गांव की बात बताई ना, गांव की लड़की देख रही होगी। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी, गाँव में लोगों क्या होता है, मम्मी पापा की मेंटेलिटी बनी होती है कि हमें 10th में इतने नंबर लाने, गाँव में क्या शहरों में भी बनी हुई, 12th में इतने नंबर लेकर आने। हाँ ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लोगों ने लेकर आने, अच्छी बात है, 10th 12th में सब लोगों को होती है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। तो मैं उन सभी लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँ, अपने गोल डिसाइड करिए कि हमें क्या करना, उस गोल के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए और बेबाक तरीके से बढ़िए। रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आनी है, कोई फैमिली वाले बोलेंगे कि नहीं तुझे ऐसा करना है, 18 साल बाद, 21 साल बाद, बहुत 23 साल बाद तेरी शादी कर देते हैं। नहीं, आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है, जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं आपको उस फील्ड में आगे आना है, और उसके लिए हर किसी से लड़ना है। और मैं उसी लड़की के जिनको ये मैसेज देना है, उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जिस फील्ड में वो आना चाहते हैं
उनको आगे लेकर आइए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ना बच्चे जिस एज में 14-15 साल से 25 साल की एक ऐसी एज होती है जिसमें उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, माँ बाप के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि उनकी वरना आधी मेंटल हेल्थ तो यही सोचने में चली जाती है कि हमारे माँ बाप ये कहेंगे वो कहेंगे, माँ बाप के अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों पे थोप देते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें ना करें और बस बेबाक तरीके से अपना दमदार तरीके से अपना काम करते जाइए, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते जाइए। हम लोगों को सफलता अवश्य 100% हमें सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। तो ये थी आज हमारे साथ रश्मि लंगड़िया मैम। तो आपने सुना है कितने बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही आपने देखा है इनकी शुरुआती जर्नी से लेके अब तक की जो ग्राम प्रधान की जर्नी निभा रही है, वो सारी चीज़ें इन्होंने आपके सामने रखी है। तो आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।